श्रेष्ठता हमें हमारे संस्कारों से मिलती है, पर सिद्ध होती है ये हमारे व्यवहार से। दूसरों के प्रति हमें वैसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से पसंद नहीं करते। अच्छा व्यवहार खुद को और दूसरों को सुख देता है, वहीं बुरा व्यवहार खुद को और दूसरों को दुख देता है। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए सबसे पहले जानते हैं हेलो इंडिया में आज क्या है खास। नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। हेलो इंडिया में होगी हमारी नजर आज की गतिविधियों पर भी। आपको बताएंगे आज है राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर यह दिवस क्यों मनाया जाता है। साथ ही आपको दिखाएंगे लिस्बन के अनोखे भूकंप सेंटर की एक झलक। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास भी। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका की संसद के सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जमैका ने भारतीयों का खुले दिल से स्वागत किया है और उन्हें सम्मान दिया है, जिसके चलते न सिर्फ राजनीति बल्कि व्यापार, संगीत, खेल, पोशाक और भोजन सभी में समृद्ध भारतीय उपस्थिति देखी गई है। राष्ट्रपति ने महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करके एक उदाहरण स्थापित करने के लिए जमैका को बधाई भी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया गया, जो 30 जून से शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमा पार से घुसपैठ की एक भी घटना नहीं हो। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेनाध्यक्ष, केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रतिष्ठित कांस फिल्म महोत्सव 2022 मंगलवार से फ्रांस में शुरू हो गया है। यह 28 मई तक चलेगा। महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को अपने आवास पर बधिर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न बधिर ओलंपिक में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मंगलवार को भारतीय दल को बधाई दी। भारत ने 24वें बधिर ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते हैं। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की गोपनीयता भंग करने के कारण एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को जांच से हटा दिया है। सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे लोकसभा सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने चेन्नई और देश के अन्य शहरों में स्थित कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। एलआईसी के शेयर एनएसई पर 8.11% गिरकर सूचीबद्ध हुए। एनएसई पर शेयर 949 रुपए के मूल्य के मुकाबले 872 रुपए प्रति शेयर के भाव पर सूचीबद्ध हुआ। वहीं बीएसई पर एलआईसी के शेयर 8.62% की गिरावट के साथ 867.20 रुपए पर सूचीबद्ध हुए।
पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर बरपा है। लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से असम के बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले और पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर से रेल और सड़क संपर्क टूट गया है। असम के 20 जिलों में बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 4 लाख हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार असम को हर संभव मदद करेगी। अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों से आई हुई खबरों पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने शराब की एक दुकान पर हथगोला फेंककर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पंजाब के किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 23 किसान संगठनों ने अपनी मांग मनवाने के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ वहीं धरना शुरू कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि आज सुबह तक यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो चंडीगढ़ में वो मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। कोरोना के कारण 2 साल बंद रही अमरनाथ यात्रा इस बार फिर से शुरू हो रही है। अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से कैसे संपन्न हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से यात्रा के संबंध में बनाए गए नियम और व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए। गृह मंत्री ने पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का निर्देश दिया। साथ ही 6000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पर्याप्त चिकित्सा बेड और किसी भी आपात चिकित्सा स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात करने को कहा। बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने बताया कि पहली बार हर अमरनाथ यात्री को एक RIFD कार्ड दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का बीमा करवाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध से बाहर भेजने के लिए गुजरात बंदरगाह पर भेजे गए 4000 गेहूं से भरे ट्रक अटक गए हैं। इस बंदरगाह से गेहूं मुख्य रूप से अफ्रीका, बांग्लादेश और यमन भेजे जाते हैं। कोयला घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत तो मिल गई है, लेकिन मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को हिदायत दी है कि वो इस मामले में जांच के लिए ईडी को सहयोग करे। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। वहीं आज सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद कर कार्य योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझाएंगे। उसके बाद अभियान की शुरुआत की जाएगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक स्कूल में अपनी बेटी की नियुक्ति कराने संबंधी आरोपों को लेकर पूछताछ करने का मंगलवार को निर्देश दिया। एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि भर्ती परीक्षा में मंत्री की बेटी से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई। राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब जल्द ही आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के किराए में संशोधन करने के लिए बनी दिल्ली सरकार की एक समिति राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमतों में वृद्धि के संबंध में किराए में आनुपातिक वृद्धि की सिफारिश कर सकती है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक वजीराबाद तालाब में जलस्तर 669.40 फुट तक घट गया है, जो इस साल अब तक का सबसे कम स्तर है, जबकि सामान्य तौर पर वजीराबाद तालाब का जलस्तर 674.50 फीट पर रहता है। यमुना में पानी सूखने से दिल्ली के सिविल लाइंस, हिंदूराव अस्पताल क्षेत्र, कमला नगर, शक्ति नगर और करोल बाग के आसपास के क्षेत्र, पहाड़गंज, ओल्ड और न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, इंद्रपुरी और आसपास के क्षेत्रों में भी इस दौरान पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड ने इन इलाकों में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई पहुंचाने के लिए फोन नंबर जारी किया है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के 1916 नंबर पर कॉल कर अपने इलाके में लोग टैंकर बुला सकते हैं। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। नॉर्थ कोरिया में कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
उत्तर कोरिया ने बुखार के 2,32,880 नए मामले दर्ज किए हैं, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश के एंटीवायरस मुख्यालय ने कहा है कि अप्रैल के अंत से बुखार के तेजी से फैलने के बीच 62 लोगों की मौत हो गई है और 1.7 मिलियन से अधिक लोग बीमार पड़ गए हैं। श्रीलंका के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बांग्लादेश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो चुका है। बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की खबर के बाद सरकार ने वॉशिंग मशीन, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के आयात पर रोक लगा दी है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। गोटबाया देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। उसके बावजूद प्रस्ताव के पक्ष में 68 और विरोध में 119 वोट पड़े। राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस के सांसद एम.ए. सुमनथिरन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। बोनो में G7 के समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक प्रमुखों की बैठक की मेजबानी जर्मनी करेगा। आज होने वाली इस बैठक में मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था और रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा संभव है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन संयुक्त राष्ट्र में वैश्विक खाद्य सुरक्षा कॉल टू एक्शन पर एक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये मुलाकात दर्जनों देशों के अधिकारियों को वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण और लचीलापन को मानवीय और विकास आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिए एक साथ लाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक मिस्र के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। अब मिस्र के मंत्री अली मोसेल्ही ने कहा है कि उनकी सरकार भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदेगी। दुनिया भर में रूस और यूक्रेन की गिनती गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में होती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अब भारत अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर कट्टरपंथ और आतंकवाद से लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द रक्षा मंत्री स्तर की बड़ी बैठक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संकट और कोरोना की वजह से दुनिया भर में पेश आई दिक्कतों का सामना करने के लिए अफ्रीकी देशों और भारत का मिलकर काम करना जरूरी है। रूस की नाराजगी और तुर्की के सैन्य गठबंधन के विस्तार को रोकने की धमकी के बावजूद 2 नॉर्डिक देशों ने घोषणा की है कि वो यानी कि फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होने के लिए अपनी बोलियां जमा करेंगे। अरबपति एलन मस्क ने ट्विटर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर की उनकी खरीद अब तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक उन्हें ये आश्वासन नहीं दिया जाता है कि प्लेटफॉर्म पर 5% से कम खाते फर्जी हैं। इस साल की शुरुआत में दुर्घटनाग्रस्त हुए चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस कॉर्प जेट के ब्लैक बॉक्स ने कई राज खोले हैं। ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि बोइंग कंपनी के विमान को जानबूझकर गिराया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह तथ्य सामने आया है। ब्लैक बॉक्स के डेटा से पता चला है कि कॉकपिट इनपुट नियंत्रण में किसी ने विमान को उसकी खतरनाक स्थिति में पहुंचाया। जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों की घटना के शुरुआती मूल्यांकन से परिचित लोगों को हवाला देते हुए ये बात कही। अब एक नजर आज की गतिविधियों पर। जमैका के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस जाएंगे, जहां वो गवर्नर जनरल सुसेन डोगन से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री डॉक्टर राल्फ से भी मिलेंगे, साथ ही सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की असेंबली को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सुबह 10:30 बजे तमिलनाडु के लॉरेंस स्कूल का दौरा करेंगे और कर्मचारियों और छात्रों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज तमिलनाडु में अनंत बजाज रेटिना संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। और शालिनी, अब चलते चलते हम दर्शकों को बता दें चर्चित कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। दरअसल कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस बार का कांस फिल्म फेस्टिवल कई मायनों में भारत के नाम रहेगा। और उसके पीछे की बड़ी वजह शालिनी आखिर क्या है? पराक्रम, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मशहूर फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जा रहा है। इस बार यहां भारतीय कला संस्कृति की भी झलक दिखेगी।
इस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार किसी देश को कंट्री ऑफ ऑनर का आधिकारिक सम्मान मिल रहा है। कांस फिल्म महोत्सव 75 साल का हो गया है और इस बार प्रतिष्ठित फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर में आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। वहीं पराक्रम, AR रहमान, शेखर कपूर, रिकी केज कांस के रेड कारपेट पर चलने वाली हस्तियों में शामिल रहे। ब्रेक पर चलते चलते आपको दिखाते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल की दिल को लुभाने वाली झलकियां। आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों को और पलटकर देखते हैं कि आज की तारीख यानी कि 18 मई के दिन इतिहास के पन्नों में क्या खास घटनाएं दर्ज है। 18 मई वर्ष 1682 में शाहूजी प्रथम का जन्म महाराष्ट्र के मानगांव में हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र और संभाजी के पुत्र थे। वे छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। शाहूजी अपने दादा शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य के 5वें छत्रपति थे। शाहूजी के शासनकाल में मराठा शक्ति और प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के सभी कोनों तक फैला। उनके मंत्रियों और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य ने एक समृद्ध और मजबूत मराठा साम्राज्य की नींव रखी। 18 मई वर्ष 1974 में भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। राजस्थान के पोखरण में अपने इस पहले परीक्षण के साथ ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। वर्ष 1972 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC का दौरा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वहां के वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की इजाजत दी थी। परीक्षण के पहले दिन से ही इस ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया। इस ऑपरेशन की अगुवाई BARC के निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना ने की थी। उनकी टीम में डॉक्टर अब्दुल कलाम भी शामिल थे। पराक्रम, इतिहास के पन्नों को पलटने के बाद अब बताते हैं आज का दिन। आज के दिन है खास है अपने मायनों में। और पराक्रम, आज है राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। बिल्कुल। और राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्यों मनाया जाता है ये जानना हमें जरूरी है। संग्रहालय देश के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी धरोहरों को संजो कर रखते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। यदि किसी भी शहर या जगह को जानना है तो सबसे पहले उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा और इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है वहां के संग्रहालय। लोगों को इतिहास तक पहुंचाने और उससे जुड़ी चीजों को सहेजने का काम विश्व भर के संग्रहालय बखूबी कर रहे हैं। संग्रहालय हमारे पूर्वजों की अनमोल धरोहरों को संजोकर रखते हैं। विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालयों की विशेषता और उनके महत्व को समझते हुए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने सबसे पहले इस दिन को मनाने पर विचार किया और साल 1977 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य संग्रहालय को सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बनाना है। इस प्रकार इस विशेष दिवस के रूप में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने से समाज संग्रहालय के महत्व से परिचित होता है और देश की संस्कृति और इतिहास को जानने का अवसर मिलता है। राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस देश की संस्कृति और इतिहास को जानने का एक विशेष अवसर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस खास मौके पर देश के सभी संग्रहालयों में आप 20 मई तक निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल,
सालार जंग संग्रहालय, साइंस सिटी और साइंस विज्ञान संग्रहालय परिषद के अंतर्गत आने वाले केंद्र इस पूरे सप्ताह में विशेष पहल कर रहे हैं। आप देश भर के इन संग्रहालयों में जाकर देश के इतिहास और संस्कृति की विरासतों से रूबरू हो सकते हैं। और शालिनी, मुझे लगता है कि जो संग्रहालयों का महत्व है वो अपने आप में इसलिए बढ़ जाता है यहाँ पर कि आप इनके ज़रिए आपके देश से जुड़ा हुआ इतिहास आप जान सकते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ने का जो सेतु का काम है वो संग्रहालय करता है। तो इसके महत्व को समझते हुए हम दर्शकों से ये अपील करेंगे कि आप ज़रूर आपके इलाके के आसपास में जो भी संग्रहालय हो वहाँ पर आप ज़रूर जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं और उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास से ज़रूर परिचित करवाएं। बिल्कुल, आप ज़रूर जा सकते हैं अपने आसपास के संग्रहालय और देश के इतिहास, संस्कृति इनसे रूबरू हो सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी रूबरू करा सकते हैं। पराक्रम, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लिस्बन के एक ऐसे सेंटर की जो है अनोखा भूकंप सेंटर, जो इतिहास की एक विनाशकारी घटना का मंजर दिखाता है। पुर्तगाल के लिस्बन के भूकंप सेंटर में लोग इसका अनुभव कर रहे हैं जो कि रोमांचित करने वाला है। आप भी इसकी एक झलक देखिए और आप भी ये महसूस करेंगे कि किस तरीके से भूकंप सेंटर बनाया गया है जो कि लोगों को आकर्षित कर रहा है। भूकंप से कांपती धरती, ढहती इमारतें, हर तरफ फैली आग और फिर सुनामी। ये देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। पुर्तगाल के इतिहास के उस काले दिन का मंजर विनाशकारी और भयावह था। लिस्बन में उस दिन भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 8.5 थी। ये यूरोप में आए सबसे खतरनाक भूकंप में से एक था। लिस्बन में खुला ये भूकंप सेंटर आपको इतिहास में हुई उस त्रासदी की तासीर महसूस करवाएगा। दरअसल सिस्मोमीटर विज्ञान और तकनीक की सहायता से ये आपको 5D के माध्यम से उस बीते समय में ले जाएगा जब ये हादसा हुआ था। इसके बाद आप प्रवेश करते हैं प्रशिक्षण कक्ष में, जहां आपको भूकंप के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। यहां आपको इस साइन बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा, क्या हम अगले के लिए तैयार हैं? यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि भूकंप जैसी त्रासदी से आखिरकार कैसे बचा जाए। सेंटर से निकलने के बाद आपको लिस्बन शहर घूमने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इसी के साथ शालिनी अब आगे बढ़ते हैं और अब क्या दिखाएंगे हम दर्शकों को? पराक्रम, अब हम हमारे दर्शकों को रूबरू कराएंगे संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। आज शाम को 7 बजे आप देख सकते हैं कार्यक्रम मुद्दा आपका और शाम 7:30 बजे लोकतांत्रिक गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप। रात 8 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर और 8:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्सपेक्टिव। और साथ ही 9 बजे आप देख सकते हैं अंग्रेजी खबरों का कार्यक्रम द न्यूज। और पराक्रम, अब मुझे लगता है कि इजाजत लेने का समय हो गया है। बिल्कुल, जाते जाते लेकिन संसद टीवी अपने सभी दर्शकों से एक अपील करता है। देखिए शालिनी, हमने आज चर्चा किया और खबरों में भी हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में यमुना में पानी के स्तर को कम होने की वजह से पानी की कमी है और ये गर्मी का मौसम है जहां पर भारत के अलग अलग राज्यों में ये स्थिति है। तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पानी की एक एक बूंद को सहेज कर रखें जिससे कि आने वाला कल हमारा बेहतर हो सके। बिल्कुल पराक्रम, और इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि पौधे लगाएं जो ज़मीन में पानी की मात्रा को बनाकर रखते हैं। और आपकी ये पहल, आपकी एक छोटी सी पहल इस समाज को बचाने के लिए, इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कारगर साबित हो सकती है। क्योंकि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। इसी अपील के साथ हेलो इंडिया में आज के लिए इतना ही। मुझे और शालिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।